इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे जो कि अवकलन से संबंधित है। इस लेक्चर को अर्थात इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत आसान है। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं तो ये टॉपिक एकदम से मक्खन हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को जो कि रॉले का थ्योरम है उसको जरूर देखें। ये थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। केवल इसमें जो थर्ड पॉइंट है, चाहे रॉले का थ्योरम हो और चाहे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो, दोनों में केवल जो थर्ड पॉइंट लिखा गया है इसी में केवल डिफरेंस है। तो पिछला वीडियो जरूर देखें और वहां सीखें, जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले आपको बताएंगे किसी भी वक्र पर, फलन पर स्पर्शी कैसे खींचेंगे। तो उसकी दो कंडीशन होती हैं और दोनों कंडीशन कहाँ लगती हैं। देखिए यहां पर ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। इसमें अगर एक वक्र माना जाए थे और कहा जाए कि इसके अधिकतम बिंदु मैक्सिमम बिंदु पर स्पर्शी खींचिए वक्र के, जो वक्र दिया होता है उस वक्र को हम क्या है एफ ऑफ एक्स के रूप में मानते हैं। वक्र का अधिकतम बिंदु कहां पर मिलेगा आपको, वक्र का मैक्सिमम बिंदु आपको ये मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्र की ऊंचाई जहां पर है वही क्या है अधिकतम बिंदु है। और इस अधिकतम बिंदु को x अक्ष पर मिलाते हैं तो यहां पर जो x की दूरी होती है मूल बिंदु से, O से ऑरिजिन से जो दूरी होती है वो क्या होती है, c होती है। और इस c वक्र के अधिकतम बिंदु अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो इस c के अधिकतम बिंदु पर वक्र पर एक स्पर्शी खींचा जाए तो किस तरह प्राप्त होगी। मान लेते हैं ये स्पर्शी मैंने खींचा, ये किस, देखिए ऐसे तो नहीं खींच सकते ना। देखिए इस बिंदु पर मिलना चाहिए, तो स्पर्शी हम खींचेंगे तो ये स्पर्शी यहाँ से होकर ऐसे जाएगी। ऐसा तो नहीं खींच सकते कि अगर मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर है तो ऐसे स्पर्शी खींचें, क्योंकि इसको टच ही नहीं करेगा। हमें इस पर स्पर्श कराना है तो इसको हम ऐसे ही खींचेंगे। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, समांतर हो गई। दोनों रेखाएं अगर समांतर हो गई, यहाँ पर इसको देखिए जो वक्र पर स्पर्शी है और यहाँ पर ये जो x अक्ष है, स्पर्शी और x अक्ष क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसके लिए कौन सी थ्योरम पढ़ाए थे, रॉले की थ्योरम। क्या पढ़ाए थे, रॉले की पढ़ने। अधिकतम बिंदु हो सकता है या न्यूनतम बिंदु भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल अधिकतम बिंदु के लिए फॉलो होता है। पिछले वीडियो में आपको जब रॉले की थ्योरम पढ़ा रहे थे तो इसमें क्या है, लोअर पॉइंट के लिए, निम्न बिंदु के लिए भी बताए थे कि उच्च बिंदु हो सकता है, निम्न बिंदु भी हो सकता है। मान लीजिए वक्र ऐसे दिया गया है और निम्नतम बिंदु पर स्पर्शी खींचनी है तो ये होगा निम्नतम बिंदु और स्पर्शी ऐसे प्राप्त होगी। तब भी दोनों रेखाएं क्या हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके लिए रॉले पढ़ने फॉलो होता है। अब क्या है, आपको लैग्रांज पढ़ना है। तो देखिए जो फलन हम लेंगे यहाँ पर, अर्थात जो वक्र लिया जाएगा, रॉले और लैग्रांज ने दोनों ने बताया कि जितने भी फंक्शन हम लेंगे, अर्थात इसमें जितने, इस थ्योरम में जितने भी फंक्शन हम लेंगे वो पहले से ही क्या होंगे, सतत होंगे। इस अंतराल के बीच में सतत होंगे और इस बिंदु के बीच में अवकलनीय भी होंगे। मतलब इस बिंदु के लिए अवकलनीय भी होंगे और इसके लिए सतत। तो इनको आपको प्रूव नहीं करना है, क्योंकि क्या है, पहले से ही वो क्या है, जो फंक्शन दिया होगा न्यूमेरिकल में वो पहले से ही सतत और अवकलनीय होगा। आपका मेन मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट आपका तीसरा है। आपको तीसरे के हिसाब से सब करना है। अगर एफ ऑफ ए और बी दोनों बराबर आता है तो रॉले थ्योरम लगती है, और जब दोनों बराबर नहीं होते तो क्या है, मध्यमान अर्थात मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। देखिएगा इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कुछ फंक्शन हैं जो पहले से अवकलनीय और सतत होते हैं। आपको रॉले की थ्योरम में विधिवत लिखा दिया गया है, उसमें आप लोग कॉपी कर लेना, उसको नोट्स बना लेना, और जो जो फंक्शन दिए गए हैं जैसे बीजगणितीय, टेक्नोमेट्रिकल दिए गए हैं, लॉगरिथम दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल दिए गए हैं, ये सब कुछ फंक्शन हैं जो कि क्या है पहले से ही अवकलनीय और सतत हैं। तो उसी पर इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, लैग्रांज थ्योरम। ये समांतर के लिए हो गया। मान लीजिए दोनों रेखाएं समांतर ना हो तो उसके लिए आपको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन। अब देखिए मैंने क्या किया, मतलब एक वक्र ऐसे बना दिया, ये वक्र बना, और इस वक्र को हम फलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात y बराबर अर्थात x लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए हम यहां पर एक बिंदु लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे मिला देते हैं, और इसकी x अक्ष से दूरी, मतलब यहाँ मूल बिंदु से दूरी इसकी क्या मान लेते हैं, a। मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है, a है। और इसके लिए जो देखिए यहाँ पर इस बिंदु का मान, अर्थात ये दूरी अगर a है तो ये दूरी कितनी आएगी, ये देखिए y का मान होता है। ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो y दूरी चलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y पर चल रहे हैं, और y बराबर कितना दिया गया, अर्थात x। जहां पर x रखा है वहां पर x बराबर अगर a रख दिया जाए, x पर चली गई दूरी को हमेशा x के मान से शो करते हैं। ये x का मान a है, तो इसके स्थान पर अगर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ a आएगा। ये कितना आ जाएगा, f ऑफ a आएगा, अर्थात ये दूरी यहाँ पर जो दी गई है वो किसके बराबर आ जाएगी, f ऑफ a के बराबर आएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं और ये दूरी कितनी है, x बराबर b मान लेते हैं, इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x बराबर b। तो उसके लिए x बराबर b, अर्थात यहां से यहां तक आए तो x का मान कितना बढ़ा, b के बराबर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि x के स्थान पर अगर b रख दिया जाए तो ये y पर चली गई दूरी है ना, तो y का मान इसके बराबर है। तो ये अर्थात b रख देंगे, अर्थात b रख दिया जाए तो किसकी दूरी आ जाएगी, y पर चली गई दूरी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इनके निर्देशांकों को लिखते हैं, निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं उसको देखिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका निर्देशांक है, ये मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको मानते हैं a पॉइंट है और इसको मान लेते हैं b। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों, देखिए इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इस बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होगा, ध्यान समझिएगा। निर्देशांक हमेशा क्या लिखे जाते हैं, x, y के रूप में, अर्थात x पर जो दूरी चलते हैं आगे लिखते हैं, y पर दूरी चलते हैं पीछे लिखते हैं। x पर जो दूरी चल रहे हैं यहाँ पर कितनी चल रहे हैं, b, और y पर कितनी दूरी चल रहे हैं, कितना है, भाग b है, ये आ गया। इसी प्रकार x पर यहाँ कितनी दूरी चल रहे हैं, a, और y पर कितनी दूरी चल रहे हैं, भाग a। ये दूसरा निर्देशांक आ गया, मतलब a के लिए ये बिंदु और b के लिए ये बिंदु आया, यहाँ पर लिख देते हैं, a के लिए ये बिंदु आया, b के लिए ये बिंदु आया। अब देखिए इन दोनों को हम क्या है, मिला देते हैं, ऐसे टेम्परेरी ऐसे मतलब हल्का सा क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब आपको ध्यान से देखना है कि इसको कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि इस रेखा के लिए जो दी गई है रेखा, इस रेखा के लिए जो कि दो बिंदुओं को मिला रही है, प्रवणता क्या आएगी। तो पहले इसके बीच हम क्या निकालते हैं, प्रवणता। तो बिंदुओं A और B के बीच प्रवणता निकाल सकते हो। आप लोग हाई स्कूल या इंटर फर्स्ट ईयर 11th में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको प्रवणता दो बिंदुओं के बीच निकालनी आती होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं
ए कॉमा एफ हाफ ए तथा वी कॉमा एफ हाफ बी के बीच प्रवणता है। प्रवणता बीच मत लिखे, के लिए लिख दीजिए, के लिए प्रवणता। अब प्रवणता को हम किससे शो करते हैं? m से, अर्थात स्लोप होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग प्रवणता पढ़े होंगे, दो बिंदुओं की प्रवणता x1 y1 और x2 y2 के बीच प्रवणता निकालनी होती है। तो क्या लिखते हो? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये दो बिंदुओं की प्रवणता निकालते हो तो ये लिखते हो, ये तो लिखा जाता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अगर इसको हम मान लें, देखिए ध्यान से, इसको मान लें x1, इसको y1 और x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रवणता इसकी, y2 के स्थान में कितना देंगे? f हाफ b माइनस हो जाएगा f हाफ a अपान क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अर्थात v माइनस a। ये प्रवणता, ये किसके लिए प्रवणता आई? किसके लिए? रेखा के लिए। हमने किसके लिए प्रवणता निकाली? रेखा के लिए। अब वक्र के लिए प्रवणता कैसे निकलती है ये भी आपको ध्यान देना है। अभी आपने क्या है, इस रेखा के लिए प्रवणता निकाली। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, देखिएगा हम इसको सही बता देते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पर ये जो झुकाव होता है इसको हम क्या बोलते हैं? झुकाव। क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते हैं। और इसके लिए अगर tan थीटा लिया जाता है, क्या लिया जाता है? tan थीटा, तो उसको क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। तो हमें किससे मतलब है? ढाल से मतलब है। तो यहाँ पर m बराबर जो होता है tan थीटा, वही क्या होता है? ढाल होता है। अब इस रेखा, ये जो रेखा है यहाँ पर मिलाई गई, इसके लिए रेखा के लिए जो ढाल आई वो क्या है? tan थीटा के, अर्थात यहाँ पर जो दिए गए इसके बराबर है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो वक्र दिया गया है, जो वक्र दिया गया है, इसके लिए जो स्पर्शी बनानी है कहां पर बन सकती है? देखिए ध्यान से, इसके लिए स्पर्शी यहां पर बन सकती है। देखिए हमें क्या करना है? स्पर्शी इसके मैक्सिमम बिंदु पर खींचना है। तो मैक्सिमम बिंदु कहां पर होगा? ये होगा। मैक्सिमम, अधिकतम बिंदु कहां पर होगा? ये होगा। और अधिकतम बिंदु जहां पर मिलता है, अधिकतम बिंदु जहां पर मिलता है उसको हम क्या करते हैं? x अक्ष से मिला देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? x अक्ष से मिलाते हैं। और यहाँ पर ये दूरी किसके बराबर आएगी? x बराबर c के आएगी। ये दूरी मतलब यहाँ से ये c के लिए ये क्या है? कितनी दी गई है? x बराबर c दी गई है। तो ये y पर चली गई दूरी क्या होगी? y पर चली गई दूरी क्या होगी? जहां पर x रखा है वहां पर हम लिख देंगे c। तो क्या आ जाएगा? हमेशा याद रखिए, अगर फंक्शन में x पर चली गई दूरी का मान रखते जाएं, x के स्थान पर f हाफ x में x के स्थान पर x पर चली गई दूरियों को रखा जाए तो y पर चली गई दूरी निकल आती है। अगर a रखेंगे यहाँ पर तो ये दूरी, अगर c रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर ये दूरी, अगर b रख देते हैं x के स्थान पर तो ये दूरी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर C पॉइंट के लिए जो निर्देशांक आपका मिलेगा वो निर्देशांक क्या मिलेगा? इसके लिए C पॉइंट के लिए निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या A, ये क्या B, यहाँ पर C के शो करते हैं। इसके लिए निर्देशांक x के चली गई दूरी कितनी है? C है, और y पर चली गई दूरी कितनी है? f हाफ c है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पर्शी खींची जा रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वक्र के अधिकतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु पर स्पर्शी जो खींची जा रही है वो क्या है? इस C के लिए होगी, अर्थात इस A और B के बीच में होगी। A और B के बीच में C होगा। यहाँ पर आप लोग बाद में लिखेंगे, अभी थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान समझना आप लोग। ये रेखा गई। अब देखिए ये और ये दोनों
दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं और दोनों एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही हैं। अगर ये थीटा बना रही है तो ये भी कितना कोण ड्रॉ कर रही है, थीटा। तो इसके लिए जो दो बिंदुओं के बीच प्रवणता निकाली, ढाल निकाला, और ये ढाल किसके बराबर होता है अभी बताए, m का मान क्या है, tan थीटा लिया जाता है, आपको पता है। इसी प्रकार क्या है, जब इसके लिए प्रवणता ये आ गई तो इसके लिए जो प्रवणता निकालेंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत मक्खन है। अगर यहाँ पर थीटा दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के लिए ढाल क्या है, बराबर है। दोनों के लिए ढाल क्या है, बराबर है। इसके लिए ढाल बराबर है और इसके वक्र के लिए भी ढाल, दोनों थीटा थीटा क्या है, कोण है, तो ढाल भी इसके बराबर है। यहाँ पर जो इसकी प्रवणता होगी वही इसकी भी प्रवणता होगी। लेकिन इसमें तो दो बिंदु थे इसीलिए प्रवणता आ गई, लेकिन इसमें तो कोई बिंदु नहीं है, तो इसके लिए प्रवणता कैसे निकालोगे। ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा इसके लिए प्रवणता कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बिंदु के लिए, पूरे वक्र के लिए, पूरे फलन के लिए फलन का मान क्या है, फलन का मान y बराबर f x है कि नहीं। और किसी भी वक्र का अवकलन कर दिया जाए तो क्या होता है, ढाल को बताता है। शुरू में आपको बताए थे कि अवकलन क्या शो करता है, किसी भी वक्र के स्थिति को अर्थात ढाल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो वक्र दिया गया है इसका अगर अवकलन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वक्र f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x से। अब देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में dy dx लगाएं, क्योंकि x परिवार है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। और यहाँ पर क्या है, dy dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, y फंक्शन है और f ऑफ x भी फंक्शन है, तो dy बाई dx आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या बताएं, अगर अवकलन लगाया जाता है, अवकलन किया जाता है, ऑपरेटर लगाया जाता है, तो यहाँ पर डैश लगाकर इसको हम लिख सकते हैं। डैश लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए ये किसको शो करता है, एक प्रकार का ये भी ढाल है। ये क्या है, ढाल है। ये ढाल किसके लिए है, रेखा के लिए। ये ढाल है दो बिंदुओं अर्थात इस और इस बिंदु के बीच जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसके लिए ढाल ये है। और ये ढाल किसके लिए है, ये वक्र के लिए ढाल है अर्थात फलन के लिए। यहाँ पर वक्र के लिए ढाल, ये भी क्या है, ये वक्र के लिए ढाल आई। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट। देखिए इसके लिए पॉइंट कितना दिया गया है, c दिया गया है। इसके लिए पॉइंट कितना दिया गया है, x बराबर c दिया गया है बच्चों की नहीं। ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना दिया गया, c। तो c तो पक्का रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर। जहां पर f ऑफ x दिया गया है वहां पर c रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रख देंगे, f डैश c रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर समीकरण 1 लिया जाए तो समीकरण 2, दोनों के ढाल आपस में क्या है, दोनों के ढाल एक अक्ष से आपस में बराबर हैं, तो प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रेखा की प्रवणता बराबर की प्रवणता बराबर स्पर्शी की प्रवणता की प्रवणता। अब देखिए यहाँ पर रेखा जो है दो बिंदुओं के बीच मिलाई गई, उसकी प्रवणता कितनी दी गई, ये दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान v माइनस a इक्वल टू f डैश c। जहां ये भी लिख देंगे, जहां देखिए a के बीच में, a और b के बीच में क्या है, c है। a और b, a और b के बीच में कौन आ रहा है, c आ रहा है। तो a और b के बीच में c आ रहा है। देखिए a छोटा मान है, b c उससे बड़ा और c उससे बड़ा, तो बड़े के चिन्ह लगाकर लिखेंगे। a का मान छोटा है, c का मान और बड़ा, b का मान और बड़ा, और दोनों के बीच में क्या है, क्या दिया गया है, c दिया गया है।
अब ये क्या है, अब यहां से हम क्या है इसको हल करेंगे और क्या कर लेंगे, सी का मान निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या सी का मान इन दोनों के बीच में आ रहा है, जैसे रोले की थ्योरम में किए थे, सेम टू सेम वही करना है। इसमें केवल डिफर क्या है, डिफर आपको दिखेगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है। यहाँ पर खुद ही आपको दिख रहा होगा ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। देखिए ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो रोले थ्योरम लगाएंगे, बराबर नहीं है तो लैग्रांज का लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, तो एक आध दो न्यूमेरिकल्स हम बता देते हैं, लेकिन इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो हम फिर से इसको क्या है बता देंगे, लेकिन कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको क्या है समझा देते हैं। चलो पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। और जो पिछले वीडियो में आपको लेक्चर में कुछ आपको फंक्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए थे, वो फंक्शन आप लोग लिख लेना, याद कर लेना कि ये फंक्शन क्या होते हैं, पहले से सतत और अवकलनीय होते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2 ये दिया गया है। अब इसको आप हल करना है। a बराबर 2 है और b बराबर 3 दिया गया है। a बराबर 2 और b बराबर 3। इसका मतलब जो है x की, देखिए अंतराल जो दिया गया उसका कितना दिया गया, इसको हम ऐसे अंतराल में पहले लिख लेते हैं। जो अंतराल आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में अंतराल आएगा। किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में अंतराल आएगा। अब इसके लिए हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे कंडीशन नंबर 1। यहां पर लिखेंगे दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। यहां पर लिखेंगे नंबर 1, देखिए यहां पर सम्मिलित अंतराल 2,3 ये लिखेंगे। सम्मिलित अंतराल 2,3 के बीच एफ ऑफ एक्स जो हमारा फलन दिया गया है वो क्या है, सतत है। अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे। देखिए ये बीजगणितीय फलन है। देखिए इसमें x आया है, इसका मतलब क्या है, बीजगणितीय फलन है। और ये क्या है, बीजगणितीय फलन जितने भी हैं वो क्या पहले से ही सतत होंगे। विपरीत अंतराल 2,3 के लिए, यहां पर के लिए लिखेंगे, बीच में नहीं, के लिए फलन अवकलनीय है। ये पहले से ही लिख देंगे इसको। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये दोनों कंडीशन आप लोग लिख देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर हम चेक करेंगे। तीसरा नंबर चेक करेंगे, ठीक है। यदि पहले x बराबर कितना लेते हैं, 2, x बराबर 2, तब
यहाँ पर क्या आएगा, x के स्थान पर जहां जहां x आए वहां वहां क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तब क्या आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, देखिए 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ पर आया 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 के 12 में से 2 गए 10 आया। इसी प्रकार x बराबर 3 के b के स्थान कितना दिया गया 3, x बराबर 2 x बराबर 3 यहां पर रखेंगे तब f ऑफ 3 इक्वल टू यहां पर क्या है 3 और यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 2, 3 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 9, 3 गुणे 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 अर्थात 9, यहां पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 3 27, 27 में से 2 गए 25, यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त से। देखिए यहाँ पर भैया, देखिए f(2) और f(3) a और b के लिए मान बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त से f(2) नॉट इक्वल टू f(3) मतलब दोनों के लिए क्या है, ये बराबर नहीं है। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, यहां पर आपको बताएंगे। लिख दीजिएगा एक लाइन, अतः इसमें मध्यमान प्रमेय लगेगा, मध्यमान प्रमेय लगेगा। देखिए यहां पर क्या होता है, f डैश c बराबर f ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए f ऑफ 3 माइनस, देखिए क्या होता है जो बड़ी संख्या होती है पहले b वाला पहले लिखा जाता है, a वाला बाद में, क्योंकि सूत्र में आप लोग बता दिया गया है। इसको आप लोग विधिवत लगाना, क्योंकि हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए b वाला पार्ट है, b वाला पहले और a वाला बाद में लिखा जाएगा f ऑफ 2। यहाँ पर क्या आता है b माइनस a मतलब 3 माइनस 2। यहाँ पर देख लीजिए भैया, ये क्या है a है और ये क्या है b। अब इसके लिए जो f(3) बनेगा और इसके लिए बनेगा f(2). तो यहाँ पर देखिए b वाला पहले इतना माइनस इतना बटे 3 माइनस 2 b माइनस 6। यहाँ पर देखिए f डैश c कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए f x का मान दिया गया है। देखिए ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। f ऑफ x दिया गया है, कितना दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x पावर n आगे आ जाएगा 3 गुना 6 x घात 2 में से गया 1 और यहाँ पर अंक का अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको रख देना है c। जब अवकलन करते हैं तो उसके लिए अधिकतम पॉइंट कहाँ मिलता है, c के लिए। तो यहाँ पर आएगा f, यहाँ पर लिख देना c के लिए क्या आ जाएगा c, यहाँ पर आ जाएगा 6c। ठीक है, यहाँ पर 6c रख दीजिए और यहाँ पर क्या है f(3) का मान कितना आया है 25, f(2) का मान कितना है 10 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ पे 6c आया, 25 में से 10 गया 15 आएगा और c का मान निकालेंगे तो 15/6 अर्थात 3 गुना 6 3 5 15। अब देखिए 5/2, अगर इसको भाग किया जाए 2 से 5 को तो यहाँ पर क्या आएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 1 दशमलव बाद 0 0 2 पंचे 10, कितना आ गया यहाँ पर 2.5। c का मान जो आया 2.5 आया आता है। c बराबर 2.5
a बराबर 2 तथा b बराबर 3 के बीच में है, अतः इसलिए मध्यमान प्रमेय स्थापित होती है, संतुष्ट होती, लिख दीजिए संतुष्ट होती है। देखिए यहां पर जो मान है 2.5, 2.5 क्या बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 2.5 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, मध्यमान थ्योरम क्या है, अर्थात लैग्रांजे थ्योरम, लैग्रांजे की प्रमेय क्या है, स्थापित हो जाती है। बड़ा आसान था, केवल समझना है। रॉले और लैग्रांजे दोनों की थ्योरम एक ही जैसी है, केवल डिफरेंस आपको क्या है, ये जो अंतराल के लिए फंक्शन दिए गए हैं इनके डिफर होने के कारण होता है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, जो आपको इसमें बताया गया है, अगर ये f(a)f(b) बराबर होते हैं तो रॉले, बराबर नहीं होते तो लैग्रांजे लगेगा। दोनों के लिए आपको अच्छे बता दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित अभी 2 लेक्चर और बनाएंगे जिसमें इसके कई न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बताएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए और 1-2 क्वेश्चन आप बुक से लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, समझिए। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।